ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, समुद्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक संधि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक संधि पर संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने इस सप्ताह अपनी पूर्ण सहमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस ऐतिहासिक समझौते की सराहना करते हुए कहा कि संधि ऐसे नाजुक समय पर हो रही है जब महासागर कई मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहे हैं। इस उत्साहजनक घटनाक्रम पर चर्चा के लिए पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ श्री मुकुल सानवाल हमारे साथ हैं। मुकुल जी, क्या आप इस संधि के बारे में, इसके महत्व के बारे में हमें बता सकते हैं? इसका सृजन कैसे हुआ और पूरे विश्व को इससे क्या लाभ होगा? देखिए, सबसे पहले समुद्र के ऊपर निगाह गई है 1982 में, 1982 में गई कि एक समझौता होना चाहिए उन क्षेत्रों का जिसके ऊपर राष्ट्रों का कोई अस्तित्व या कोई कानून नहीं लागू होता है। मतलब राष्ट्रीय सीमा के बाहर के जो क्षेत्र हैं हमारी प्लेनेट में, हमारी दुनिया में, उन पर एक निगाह गई कि इनके ऊपर कुछ अंकुश लगाना, कुछ इनके इसमें कार्यकलाप जो होते हैं उनको संसाधनों को ठीक से करना पर निगाह गई। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर या जो आसमान है उसके ऊपर हमने ध्यान दिया और क्लाइमेट चेंज संधि की स्थापना की गई। अब इतने वर्षों बाद अब ये देखा गया है कि जिस तरह से हमने अपने देशों में जमीन स्थल पर अंकुश एक लगाया ताकि पर्यावरण पर कुछ निगाह रखी जाए, कुछ उसको बढ़ावा दिया जाए, उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी इसकी आवश्यकता पड़ने लग गई है। क्यों पड़ने लग गई है? क्योंकि समुद्र एक बहुत बड़ा भाग है हमारे दैनिक जीवन में। जो हम ऑक्सीजन हम लोग जिस पर निर्भर रहते हैं वो समुद्र के जीवनों से ही उत्पन्न होता है बहुत बड़ी मात्रा में। इसी तरह से हम जो प्रकार से हम जंतुओं को देख रहे हैं जमीन या स्थल पर, उससे कहीं ज्यादा, करीब 90% ज्यादा जंतु हमारे समुद्र में रहते हैं। अनेक प्रकार के जंतु, हमको उनकी पूरी जानकारी भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये कार्बन सिंक है, ये कार्बन को भी संरक्षित करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जो गहरे समुद्र हैं जिसको ब्लू ओशन कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा संबंध है हमारे दैनिक जीवन, हमारी समृद्धि और हमारे भविष्य के लिए। तो इसके दृष्टिकोण को रखते हुए 3 चीजें इस पर मुख्य रखी गई हैं और वही बिंदु है जिस प्रकार हमने स्थल पर पर्यावरणीय या आनुवंशिक संसाधनों के ऊपर हमने एक अंकुश लगाया। मिसाल के तौर पर समुद्री आनुवंशिक संसाधन, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज और इनके लाभ के अचूक रूप कैसा समझा जाए, तो बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है इस संधि में। क्योंकि देशों ने देखा है कि विभिन्न देश अलग अलग स्तर के विकसित हुए हैं और कई देश तो ऐसे हैं, अधिकांश देश ऐसे हैं जिनके पास वो तकनीकी साधन नहीं है कि वो देख पाए कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है। भारत उन देशों में है जहां हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया था गोवा में बहुत पहले, हमारे पास उस शक्ति है। तो ये बात आई कि अगर कोई लाभ होता है, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो दैनिक जीव जंतु हो या मिनरल्स हो, उनका लाभ सबको मिलना चाहिए। अब ऐसे किया जाएगा और क्या किया जाएगा? तो ये उसमें आया कि जिस तरह से हमने स्थल पर, लैंड पर हमने किया है, तो वन्य जीवों को नुकसान से बचाने के लिए और समुद्र में आनुवंशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेज को करने के लिए संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाए। मैं इसका मिसाल देता हूं कि जैसे हमने टाइगर संरक्षण में सेंचुरीज की स्थापना की, उसके ऊपर निगाह गई। लोगों ने प्रशासकीय तंत्र बनाया कि गिनती की जाए कि कितने टाइगर जिंदा हैं और वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इसी प्रकार से संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की बात समुद्र में की गई है। इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि मछली पकड़ने की मात्रा, खनन और शिपिंग लेन की मात्रा पर एक अन्वेषण या एक कुछ गतिविधियों को निर्धारित किया जाए। जिस सिद्धांतों से हमने स्थल के वन जंतुओं को अपने संरक्षण दी है, पनपा है, उसी तरह से हम समुद्र के जंतुओं हैं जो साधन हैं उन पर भी अंकुश लगाने की एक सीमा, गतिविधियों की सीमा रखने की बात आई है। तीसरी चीज ये बात आई है कि इसमें जो कानून बनेगा अब, क्योंकि ये बात आ गई है कि सभी साझेदारी होगी, सभी की भागीदारी होगी, तो सभी को मिलकर इसके कानून बनाएंगे
तो मेरे ख्याल से इससे एक बहुत बड़ा कदम ये होगा कि इतना ही नहीं कि सबको लाभ मिलेगा, पर हमारी जानकारी भी बढ़ेगी कि क्या हो रहा है। हमको अभी तक पता भी नहीं है कि हम किस तरह से हमारा विकास हुआ, हम किस तरह से उत्पन्न हुए समुद्र के अंदर से, और अब ये आकार हमने अपना लिया है। तो मेरे ख्याल से अपने भविष्य के लिए, हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए कि हम कौन हैं, आगे कैसे हम अपने को समृद्ध या विकासशील करते रहेंगे, एक सामूहिक रूप से बड़ा भारी कदम हुआ है। आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया कि किस तरह से चैलेंजेस हैं, स्पेशल चैलेंजेस हैं, समुद्री जो हमारा एक स्थल है जो किसी भी देश का नहीं है, उस पर अंकुश लगाने के लिए, और जो कानून भी आपने बहुत हमें खूबसूरती से समझाया कि उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो वही है जो भूमि पर अप्लाई हो रहे हैं, पोचिंग के खिलाफ या मरीन रिजर्व्स एस्टैब्लिश करके या ओवर फिशिंग को रोक के शिपिंग लेन्स एस्टैब्लिश करके। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस संधि पर सहमति स्थापित होने में लगभग 20 वर्ष लग गए। चर्चा पे चर्चा होती गई, लेकिन उनका फिर कुछ फल नहीं निकल रहा था। आपको क्या लगता है इस विलंब का कारण क्या रहा? क्या सभी विवादास्पद मुद्दों का हल निकाल लिया गया है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये एक बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल एरिया है जिसके बारे में पूर्ण जानकारी पता करना भी मुश्किल है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, क्योंकि किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है, पर विकसित देशों को अन्य देशों की तुलना में अधिक जानकारी है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जो अधिकांश देश इसमें संधि में सम्मिलित हो रहे थे, चर्चा में भाग ले रहे थे, उनके अपने देशों में कोई ऐसी तकनीक, साधन या कोई संस्था नहीं थी जो समुद्र के अंदर में क्या हो रहा है, कौन वन जंतु हैं, क्या इसका भविष्य हो सकता है, कि कोई जानकारी नहीं थी। भारत में ऐसी संस्था की स्थापना की गई है गोवा में, और उनको मेरे ख्याल से 60 या 70 पेटेंट भी मिले हैं कि समुद्र के अंदर क्या लाभ उत्पन्न हो रहा है उसके लिए। अब क्योंकि ये समझ गए हैं लोग कि एक तो हमारे दैनिक जीवन या हमारे भविष्य के लिए इसका महत्व है, दूसरा ये भी देख रहे हैं क्योंकि मिनरल्स की बात आई, मिनरल्स के साथ साथ आनुवंशिक संसाधनों की, जेनेटिक रिसोर्सेज की बात आई, जिसका सीधा लाभ होता है हमारे दवाओं के बनाने में, हमारे विकास के लिए, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर या जो साधन है वो कमाते भी हैं। जिन देशों के पास ये साधन नहीं थे, जानकारी नहीं थी, उनको ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि हम छूट जाएं इसके लाभ से। एक तो ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा कारण ये था कि ये इतना बड़ा आकार है इसका, तो क्या इसका असर होगा प्रत्येक देश के ऊपर, वो नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि जैसे अभी बात हुई कि शिपिंग लेन और मार्गों पर भी कुछ अंकुश लगाने की बात आ रही है। किसके क्या अंकुश लगेगा, किस क्षेत्र में अंकुश लगेगा, जो पदार्थ आ जा रहे हैं किसी देश में उनको तो रुकावट नहीं होगी, उसकी भी जानकारी नहीं थी। क्योंकि इतने बड़े आकार की एक समस्या है, ये भी लोगों ने समझा कि अब जब हम समझ गए हैं कि हमारे स्थल पर क्या हो रहा है, हमारे आकाश में क्या हो रहा है, तो हमको ये भी समय आ गया है कि हम देखें कि हमारे समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक सब सम्मिलित रूप से ही ये हमारे भविष्य के एक साधन बनते हैं। तो मेरे ख्याल से एक संयोग से कहिए या कुछ जानकारी बढ़ी, आपस में चर्चा करके लोगों को तसल्ली हुई कि किसी को नुकसान नहीं होगा और सबको फायदा ही होगा, तो एक संधि बन गई है। अब संधि आगे चलेगी, इसके ऊपर मैंने कहा नियमावली बनेगी, तो वार्तालाप चलेगी। ऐसा नहीं है कि सारे विवाद खत्म हो गए हैं, पर एक दिशा निर्धारित हो गई है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो मुकुल जी, यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि महासागर कई मोर्चों पर खतरों का सामना कर रहे हैं। ये संधि, ऐसे समय में ये संधि बहुत मूल्यवान है। सो आप हमें बता सकते हैं कि ये प्रमुख खतरे क्या हैं? देखिए, प्रमुख खतरे तो सबसे पहले तो पर्यावरण का प्रभाव है। जिस तरह से हमारा विकास हुआ है और उसका असर हमारे आसमान पर या एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट चेंज पर होता है, उसी तरह से इसका प्रभाव समुद्र में भी हो रहा है। बहुत पहले एक ऐसी चीज बनी थी कि जो तेल लेके जहाज जाते हैं वो अपने टैंक में जो तेल बच जाता है उसको साफ करते हैं। साफ करने के लिए उनको पोर्ट में साधनों के उपयोग की आवश्यकता है, निर्धारित की गई थी, पर उसमें खर्चा होता है। ये बात सामने आई कि वो समुद्र में जाके तेल फेंक देते हैं, तब समुद्र से पानी लेके अपने टैंक धो देते हैं, पर समुद्र को नुकसान होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये बात सामने आई कि हमको और इसमें आगे पहल करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं, सबका विकास बढ़ रहा है। अभी तक जो विकास जिसका प्रभाव पड़ता था, चाहे हमारे एटमॉस्फेयर में या आसमान में या समुद्रों पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का या मैन्युफैक्चरिंग का, वो कुछ ही देशों में सीमित था।
अब ये हर देश में मैन्युफैक्चरिंग के साधन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो विकास पहले कुछ ही 7-8 देशों में हुआ, वो अब समस्त देशों में विकास होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे विकास बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बढ़ेंगी और साधन ट्रेड बढ़ेगा, पर्यावरण पर प्रभाव भी बढ़ेगा, तो ये बात आई कि अभी से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ये समस्या न आए कि हम एक मार्ग पर विकास कर लें, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज में देखा है, फिर उस पर देखें कि ये तो गलत दिशा में हम चले गए थे, तो इसको रोकें या इस पर प्रतिबंध डालें, इसकी अनेक समस्याएं आती हैं। तो ये बात आ रही है कि जब विकास किया जाएगा देशों में, इन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विकास करेगा, तो उससे विकास पर भी नुकसान नहीं होगा, को प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पर्यावरणीय या ये समुद्र में जो जीव जंतु हैं और जो हमारी ये धरोहर है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस संधि का जो मुख्य बिंदु ये है कि ये कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है। ये बहुत बड़ी चीज सामने आई है कि ये हमारी सबकी साझेदारी इसमें है जी। तो उस सिद्धांत को लेकर जब अगर हमारे कानून भी बनेंगे या अन्य देशों से वार्तालाप होगी, तो एक नई दिशा सामने आएगी, एक नया वार्तालाप का प्रारूप सामने आएगा। अगर हम जमीनी तौर पर समस्याओं की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जो ग्लोबल फिश स्टॉक्स हैं उनमें से 1/3 से ज्यादा में ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ज्यादा तेजी से फिशिंग हो रही है, और 2050 तक अनुमान है कि समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक की मात्रा होगी यदि कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप हमें बता सकते हैं कि इस संधि के माध्यम से क्या जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी इस्टेब्लिश करना पॉसिबल हो पाएगा, और क्या ये जो डिस्प्यूट्स होंगी इस उल्लंघन के चलते, क्या उनको रिजॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म जो है वो पुख्ता हो पाएगा? करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे पूरे विश्व में प्रोड्यूस होता है और 10 मिलियन टन ये हमारे ओशंस में या हमारे समुद्रों में जाता है। इसकी हमको पूरी जानकारी भी नहीं है कि समुद्र के जाने के बाद इसमें क्या होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ तो ये नीचे गिर जाता है और तो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभाजित हो जाता है। उसको मछलियां खाती हैं या उनके अंदर जाता है, फिर हम मछलियों को खाते हैं। मछलियों पर भी इसका को प्रभाव पड़ता है। बात यह है कि जो हाई सी कहा गया है, जिसके ऊपर संधि हुई है, जो गहरा समुद्र है, उसमें क्या हो रहा है हमको जानकारी भी नहीं है। पर ये हम देख रहे हैं कि कुछ जो जानकारी मिली है उससे ये लगता है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये बढ़ जाता है। समुद्र के प्रभाव से ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कुछ हमारे खाने में भी ये अंदर आ रहा है। तो समस्या के को समझने के लिए पूरी तौर से ये संधि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें प्लास्टिक जो है हमारे देश में भी मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, क्योंकि ये आसानी से नहीं गलता है। तो इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम किया जाए, एक जगह इसको डाला जाए, बहने ना दिया जाए। पर बह के ये समुद्र में ही जाता है, आगे चल के पानी में से ही बहता हुआ जाता है कुछ न कुछ पदार्थ में। तो जब हमारी साइंटिफिक या हमारी तकनीकी जानकारी बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से समस्या को भी एक नया दृष्टिकोण आएगा, कुछ नई चीजें इसके लिए उपयोग में आएंगी और हम जब समझेंगे इसको तो फिर नीतियां भी बनेंगी इसी तरह से। मूल बिंदु इसमें ये आ रहा है इस संधि में कि हम इस समस्या को समझें, क्योंकि अभी तक हमको पूरी जानकारी भी नहीं है। जानकारी जैसे जैसे बढ़ेगी हम नीतियों में अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन करें, ताकि एक नया बैलेंस या एक नए प्रकार से हम संतुलन बनाए रखें, जिस तरह से हमने क्षेत्र में स्तर पर संतुलन बनाया है। इस आशा और विश्वास के साथ कि समुद्र और समुद्री जीवों के संरक्षण से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के क्रियान्वयन और सब पक्षधरों के योगदान और अथक प्रयासों से हमारी साझी समुद्री धरोहर का संरक्षण न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हो पाएगा। हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकुल जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समुद्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक संधि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289 094
044।